ये दोनों आ जाए। प्रिय बच्चों, आपको जो लेसन नंबर 3 है मृदा कोलैड्स से, इसके बारे में अकार्बनिक कोलैड्स जो खनिज तत्वों के सिलिकेट, एल्यूमिना, आयरन और ऑक्साइड से जो बनते हैं, इनके दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो जो अकार्बनिक कोलैड्स हैं, ये चट्टानों के, खनिजों के कोलैड्सों से, जो कणों से बनते हैं, वो इसमें जो सिलिकेट मृतिका है, उन कणों की मृतिका में आयरन व एल्यूमिना के ऑक्साइड होते हैं, जबकि कार्बनिक जो कोलैड्स होते हैं, इनके अंदर केवल ह्यूमस का होता है, अर्थात पौधों के एवं फसलों के जो अवशेष होते हैं, वो उनके द्वारा, ह्यूमस के द्वारा होता है। दूसरा बिंदु है, इसकी जो संरचना है वो सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस और ऑक्सीजन, ऑक्साइड के जो तत्व हैं उनसे बनकर, मिलकर के बनी हुई होती है, जबकि इसकी संरचना केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से निर्माण होता है। तीसरा बिंदु ये खनिज पदार्थ हैं, जबकि तीसरा बिंदु इनका कोलैड्स का, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चौथा, इसमें धन आयन विनिमय क्षमता और जल धारण की जो क्षमता होती है, वो अकार्बनिक जो कोलैड्स होते हैं उनमें धन आयन विनिमय क्षमता एवं जल धारण क्षमता बहुत ही कम मात्रा में होती है, जबकि कोलैड्स जो कार्बनिक कोलैड्स हैं, इनके धन आयन विनिमय क्षमता एवं जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें अकार्बनिक में ऋण आयन का स्रोत OH हाइड्रोक्सिल जो OH माइनस है ये होता है, जबकि इसमें ऋण आयन स्रोत COOH कार्बनिक का और OH एवं फिनोलिक समूह होता है, जिनके जो है इस कार्बनिक कोलैड्स के इनमें डिफरेंस है। तो 4 बिंदु मुख्य रूप से इसके अंदर मुख्य पाए जाते हैं। प्रिय बच्चों, जो अकार्बनिक कोलैड्स और कार्बनिक कोलैड्स हैं, उनके बारे में आपको मुख्य रूप से बता चुके हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनके अंतर क्या है और ये किस समूह के आते हैं, किस समूह में नहीं आते हैं, इनके क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह से कार्बनिक कोलैड्स के अंदर जो ह्यूमस का, ये इसका क्या इम्पोर्टेंसी है, जो मृदा के अंदर इसका उपयोग में किस प्रकार से हमको जो फर्टिलिटी, उर्वरता और इसकी क्षमता जो प्राप्त होती है, वो ये है। पहली है, इसका मुख्य जो महत्व है मृदा में, वो है मृदा संरक्षण, अर्थात मिट्टी के अंदर इसकी स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, जो है आपको, जैसे जीवांश पदार्थ या फसलों के अवशेषों को आपको इस मृदा के अंदर डाला जाता है या उनको सड़ाया गला जाता है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर इसमें सुधार होता है। दूसरी धन आयन विनिमय संरचना, यदि जब किसी विद्युत अपघटन को प्रभावित किया जाता है तो इसके अंदर जो ऋण आवेशित होते हैं और ये धन आवेशितों को इनको आकर्षित होती है, और ऋण आवेशित जो है विस्थापित होकर के धन आयन में इसकी जो संरचना है वो धन आयनों में विस्थापित नहीं हो पाती है, और भूमि में जो धन आयन विनिमय क्षमता की प्रधानता अधिक आ जाती है और इसकी जो संरचना है वो संरचना में सुधार होता है। मृदा ताप, जो ह्यूमस है, मृदा कोलैड्स के जो जीवांश पदार्थ हैं, वो मृदा पदार्थ के जो जीवांश पदार्थ होते हैं वो गहरे भूरे अथवा काले रंग के होते हैं। तो काला रंग के जब होता है तो मृदा के अंदर मृदा ताप का जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ह्यूमस के जो कोलैड्स के जीवांश पदार्थ हैं, उन जीवांश पदार्थों में काला रंग होने के कारण ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद में ये मृदा ताप की मृदा संरचना के अंदर या मिट्टी के अंदर या मृदा के कणों में जो है मृदा की ताप की अधिकता हो जाती है, जो पौधों के लिए अवेलेबिलिटी होती है, जो पौधों को जो है सहायक प्रदानता करती है।
तो नंबर चौथा बिंदु है जल धारण क्षमता। जो मृदा संरचना में मृदा के हुमस के जो कार्बनिक तत्व हैं वो बहुत बारीक होते हैं और इसी तरह से महीन होने के और हुमस के आपस में एक दूसरे के बॉन्ड हो जाते हैं और इनके कणों में एक आकृति बॉन्ड बंधता हो जाती है, जिसमें प्योर स्पोर्स जो होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, ये रंध्रावकाशों में पानी की जो है भर जाता है या जल सोखने की क्षमता अधिक हो जाती है इन रंध्रावकाशों के द्वारा, जिससे पौधों के लिए पोषक तत्वों को घोल करके जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। सुगढ़ता व संजन, जब किसी पौधे के द्वारा या जीवांश पदार्थों के द्वारा उसका जो है विखंडन होता है या कार्बनिक पदार्थों का विखंडन होता है, उसके अंदर उस मिट्टी के अंदर सुगढ़ता आ जाती है। सुगढ़ता यानी लचीलापन आ जाता है और लचीलापन होने के कारण इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता, ताप ग्रहण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता एवं एयर स्पोर्स की क्षमता बढ़ जाती है और इसमें पारगम्यता अधिक हो जाती है, जिससे ये हमारी मिट्टी नमी में युक्त होकर के भुरभुरी एवं खेती योग्य जो है बन जाती है। इसमें सुगढ़ता आ जाती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता, छठा बिंदु है, जब किसी पोषक तत्वों के अंदर धन आयन और ऋण आयनों को आकर्षित करने के बाद में ये ऋण आयनों को प्रतिरोधन कर देते हैं और जो कीट हानिकारक हैं उनको रोकने में प्रतिरोधन होते हैं, क्षमता होती है उनमें, कैपेसिटी होती है, जो धन आयन विनिमय से इनमें जितने भी मृदा के अंदर कीटनाश होते हैं उनको प्रतिरोधन क्षमता की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह लास्ट जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो पोषक तत्व जब हमारे कार्बनिक पदार्थों का सड़न गलन बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उनमें अवेलेबल पोषक तत्व जो ट्रेस एलिमेंट हैं वो भी प्राप्त होते हैं और मेजरमेंट हैं उनका ये वायुमंडल में से नाइट्रोजन फास्फोरस के जो भी हैं उनको ये उपलब्ध कर लेते हैं, एक भंडारण कर लेते हैं और इससे ये पोषक तत्वों को प्रदान करने में सहायक होते हैं। दूसरे दो बिंदु हैं। अब है ये पोषक तत्व मुख्य बिंदु कि जो मृदा कार्बनिक पदार्थ है वो जो है मृत्तिका में इन कणों के आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। मृदा के कणों पर आवेशों की उत्पत्ति, आवेश उत्पत्ति, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का होता है एक खुले क्रिस्टल, खुले क्रिस्टल, क्रिस्टलीय किनारे, इनके अंदर जो अकार्बनिक कोलाइड्स होते हैं इनके अंदर Al4 अर्थात एल्युमिनियम के 4 Al4 ठीक है, और Al3 है, Al3 और OH प्लस H2O, ये मुख्यतः इसमें जो है ऑक्सीजन के प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह सिलिका का है, सिलिका
SI। तो 1 2 3 4 ये 4 धनायन विस्थापित होने हैं। तो इसमें जो है OH O प्लस O, तो ये जो सिलिका के हैं इनके अंदर आपको किनारों के अंदर इस तरह से विस्थापित हो जाते हैं। इसी तरह OH और OH, तो आपको प्लस 2H2 2H2 H2 H2O बन जाता है, H2O बन जाता है। और ये आपको ये खुले क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरा है सम आकृति की, इसी तरह दूसरा है नंबर 2 है सम आकृति की। सम आकृति की सम आकृति के में आपको SI O प्लस, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 प्लस O, इस तरह से ये जो है। और दूसरा है Mg मैग्नीशियम का आपका 2 है। तो इसके अंदर आपको 2, इसकी जो संयोजकता आवेश है वो 2 करनी है आपको, 1 प्लस 1 O और O। तो ये आपको जो है मुख्य रूप से सम आकृति के बन जाते हैं। यही आपको इसकी उत्पत्ति बताई गई है। धन्यवाद।